हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने आए हैं चैप्टर 2 का विलेन चैप्टर। और विलेन चैप्टर के अंदर हमारा आज का टॉपिक है विलेयता। हाँ, विलेयता के बारे में हम पढ़ लेते हैं आज कि भाई विलेयता होता क्या है, विलेयता एग्जैक्टली क्या मतलब है। विलेयता का मतलब रहेगा कि भाई जो भी कोई सॉल्यूशन है या जो भी कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर या विलायक की बात करें हम, किसी विलायक के अंदर किसी भी पदार्थ या फिर विलय की बात करें, ठीक है, किसी भी पदार्थ या विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा, एक निश्चित ताप, ठीक है। आप इन चीजों को जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में किसी पदार्थ की घुलने वाली अधिकतम मात्रा को ही हम क्या कह रहे हैं, विलेयता कह रहे हैं। विलेयता का सीधा सीधा मतलब है कि भाई किसी भी विलेय पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा जो है उसके विलायक में या उस विलायक के अंदर क्या हो सकती है, घुल सकती है, वो आपकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। परिभाषित तौर पे ये रहेगा। और दूसरा तरीका रहता है कि भाई किस तरीके से इसको डिनोट किया जा सकता है या शो किया जा सकता है, या फिर कहें गणितीय रूप में। तो गणितीय रूप में हम इसको दो तरीके से शो कर सकते हैं या दो तरीके से इसके बारे में बात कर सकते हैं। भाई एक तो कंडीशन रहती है कि सॉलिड या फिर ठोस, और एक रहता है द्रव पदार्थ, ठीक है। तो क्या कंडीशन रहती है कि जो भी विलय है वो विलय किसी ठोस में मिलाया गया है तो आप, और एक कंडीशन रहती है विलय जो है वो किसी द्रव विलायक में मिलाया गया है। तो दोनों कंडीशंस में आपके पास जो लैंग्वेज रहेगी वो लैंग्वेज क्या रहेगी कि भाई किसी विलय की घुली घुली हुई या घोली गई अधिकतम मात्रा कितने के अंदर, 100 ग्राम विलायक के अंदर। विलायक क्या, सॉरी, अपन 100 ग्राम विलियन की बात करें, यहाँ विलियन नहीं है, ठीक है। तो 100 ग्राम विलियन के अंदर किसी विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा जो कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। अगर क्या हो आपका जो कह सकते हो विलायक जो हो वो क्या हो, ठोस हो जाए। अगर जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है, द्रव है, या फिर विलायक आपका अगर द्रव है तो आप क्या कहेंगे कि भाई 1 लीटर, ये सब काम हम पहले कर चुके हैं, 1 लीटर विलियन में घोली गई या फिर उसके अंदर जो घुलनशील विलय की अधिकतम मात्रा जो होगी वो क्या कहेगी, विलेयता कहलाएगी। देखिए बात को समझना, अधिकतम मात्रा से क्या तात्पर्य है, किसी ग्लास के अंदर कोई विलय विलय अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास विलायक के रूप में कोई बी पार्ट है और ये विलय ए पार्ट है। मैं कहता हूं कि ए की अधिकतम मात्रा जो बी के अंदर घोली जा सकती है, इसका सीधा तात्पर्य क्या है, ये विलयन हम जो बात कर रहे हैं ये विलयन क्या बन जाए, संतृप्त। संतृप्त विलयन की परिभाषा इस चीज को कंप्लीट करती है कि भाई जो भी ये विलेयता जो है, विलेयता किस बारे में बात की जा रही है, किसी संतृप्त विलयन के बारे में बात की जा रही है। संतृप्त विलयन का मतलब क्या, विलय की कितनी अधिकतम मात्रा किसी विलायक के अंदर घोली जा सकती है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि विलेयता हम कह किसे रहे हैं। अब बात आती है विलेयता, तो हम ये सारी चीजें हैं जो विलेयता को समझाने के लिए काफी है ना। फैक्ट ये आती है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विलेयता को प्रभावित करने का मतलब सीधा सा है कि जब मैं विलय किसी विलायक के अंदर बोल रहा हूं तो उस पर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो दो तो तीन चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं। जो भी विलय या विलायक हैं उनकी प्रकृति। अब प्रकृति से क्या तात्पर्य है मैं बताऊंगा आपको। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक जो रहेंगे, दो कारक की बात, तीन कारक की हम बात कर लेते हैं। विलय तथा विलायक की प्रकृति, और दूसरा कारण रहेगा ताप का प्रभाव, और तीसरा कारण जो रहेगा दाब। इसके अंदर हम ठोस विलय की बात कर रहे हैं। आप याद रखिएगा, आप विलयता के अंदर हम फर्स्ट फैक्टर पढ़ रहे हैं जो कि ठोस विलय की विलयता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ठोस विलय आप मिक्स करते हैं उसकी विलयता के बारे में बात करें। नाउ अब बात आती है ताप का, सॉरी, विलय तथा विलय की प्रकृति के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर, विलय तथा विलय की प्रकृति क्या कहलाती है, क्या कहती है कि जो भी आप विलय डाल रहे हैं और जो भी आप विलायक डाल रहे हैं,
प्रकृति से आप हमेशा याद रखना, जब हम बात करें प्रकृति की तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु का मतलब मैं आपको समझा दूं। देखो, विलायक के बारे में तो हमें ये जांचना रहेगा कि वो आयनिक है या अनायनिक, ठीक है। और जो विलायक विलय के बारे में ये जानना रहेगा, आयनिक है या अनायनिक, और विलायक जो रहेंगे वो हमारे ध्रुवीय हैं या अध्रुवीय। उसका एक कारण है, ध्रुवीय और अध्रुवीय होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कंडीशन क्या रहती है कि एक फैक्टर काम करता है इनके अंदर, हम जो एक स्टेटमेंट देते हैं समान को बोलता है। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का कि भाई आपको कहा गया कि समान जो है समान पदार्थ को बोलता है। समान पदार्थ को बोलता है, इसका मतलब क्या है, ध्रुवीय पदार्थ जो होगा वो ध्रुवीय पदार्थ को अपने अंदर घोलेगा और अध्रुवीय पदार्थ जो है अध्रुवीय पदार्थ को ही अपने अंदर घोलेगा। उसका कारण क्या रह जाता है, उसका कारण दो फैक्टर्स पे निर्भर करता है। वो फैक्टर्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो रहेगी अपनी चालक ऊर्जा, और एक रहेगी अपनी जलयोजन। अब चालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा क्या है, इसके ऊपर मैं वापस आता हूं। जैसे वैसे कि अपन 11th में इन सब चीजों को 11th में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है, चालक ऊर्जा क्या होती है, जलयोजन ऊर्जा क्या होती है, बट थोड़ा बहुत हम इस जगह पर वापस अपन इसको याद करेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अपन यहाँ चले जाते हैं, ये अपना मेन फैक्टर है कि समान को बोलता है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ध्रुवीय जो होगा वो ध्रुवीय को बोलेगा। अगर मैं आप समझे जैसे कि H2O की बात करें, हम यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं, विलायक के तौर पे H2O का, ठीक है, और विलय के तौर पे अपन डाल देते हैं NaCl या फिर KCl, ठीक है। तो आप याद रखिएगा NaCl या KCl आपके किसके अंदर विलय हो सकते हैं, H2O के अंदर विलय हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रहेंगे ये भी ध्रुवीय रहेंगे या फिर आयनिक रहेंगे, और ये भी क्या रहेंगे, ध्रुवीय रहेंगे। वहीं पे अगर मैं NaCl को या KCl को मैं घोलने जाऊं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर या फिर CCl4 के अंदर, तो ये नहीं घुलेंगे। उसका कारण क्या रहता है, ये दोनों आपके क्या रहेंगे, अध्रुवीय रहेंगे, और ये रहेंगे कौन से, ध्रुवीय रहेंगे। अच्छा सर, ध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर नहीं घुल सकते हैं, सीधी सी बात ये रहेगी, ध्रुवीय अध्रुवीय के अंदर नहीं घुलेंगे, जबकि ध्रुवीय केवल किसके अंदर घुलेंगे, ध्रुवीय के अंदर घुलेंगे। ये प्रकृति आपकी डिफाइन करती है इस चीज को। और दूसरी चीज रहती है कि अध्रुवीय जो होंगे, जैसे कि मैं बात करूं I2 और S8 की, ठीक है। अगर अपन इनकी बात करें तो ये आपके अध्रुवीय अणु हैं, और ये अध्रुवीय अणु आसानी के साथ CCl4 CH2 या फिर बेंजीन के अंदर आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये आपके अध्रुवीय अणु आपके किसके अंदर घुल जाते हैं, अध्रुवीय अणु के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इस स्टेटमेंट की। अब बात आती है क्यों ध्रुवीय अणु ध्रुवीय के अंदर घुल जाते हैं, उसके ऊपर फैक्टर काम करता है चालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। तो मैं आपको समझा दूं, चालक ऊर्जा क्या चीज है। चालक ऊर्जा का मतलब है जो भी विलय पदार्थ है उसके अंदर जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर से अणुओं के बीच के बंध को तोड़ना, ठीक है। उसके अंदर जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी वो चालक ऊर्जा की बात होगी, जो भी आपके छोटे छोटे अणु उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना। और जलयोजन ऊर्जा की बात की जाएगी तो जलयोजन ऊर्जा का मतलब सीधे से है कि जो भी आपका विलय है उसको जल के अंदर मिक्स करना है। पूरी तरह से मिक्स करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, जलयोजन ऊर्जा कहलाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। अब केस आता है कि चालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा पे कैसे डिपेंडेंसी लगती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चालक ऊर्जा जो है वो चालक ऊर्जा हमेशा होनी चाहिए किसके अंदर, हमेशा होनी चाहिए कम। अगर अणु को तोड़ना है तो चालक ऊर्जा की जरूरत है कम, और जलयोजन ऊर्जा हमेशा क्या होनी चाहिए, अधिक। अगर ये फैक्टर रहेगा, या फिर मैं कहूं यहां पर डेल्टा H, ठीक है, चालक ऊर्जा की बात करें, और ये आपकी कौन सी जलयोजन ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर अपन बात करें चालक ऊर्जा अगर ग्रेटर देन है किससे, जलयोजन ऊर्जा से,
तो कंडीशन क्या रहेगी, आपका जो भी आयनिक यौगिक होगा वो उसके अंदर नहीं घुलेगा, और अगर जो भी यौगिक होगा सॉरी जो भी आपका विलय होगा वो आपके विलायक के अंदर नहीं घुलेगा। और अगर जल योजन ऊर्जा अधिक है किससे, जालक ऊर्जा से, तो फिर आसानी के साथ वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। यहाँ केस कैसा है कि जालक ऊर्जा जो है वो जालक ऊर्जा बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज में आती है, ठीक है। तो सॉरी बॉन्ड टूटने पर उत्पन्न ऊर्जा है, तो जालक ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। अगर आपको क्या करना है, विलय पदार्थ को विलयन में क्या करना है, घोलना है। तो यहाँ से हम फैक्टर क्लियर कर देते हैं कि जिन जिन अणुओं की जालक ऊर्जा अधिक है, ठीक है, और जलयोजन ऊर्जा कम है वो मुश्किल से घुलेंगे, ठीक है, और जिनकी जालक ऊर्जा कम है और जलयोजन ऊर्जा अधिक है वो आसानी के साथ क्या हो जाएंगे, विलायक के अंदर घुल जाएंगे। किन के अंदर, आयनिक विलायकों के अंदर आसानी के साथ घुल जाएंगे। तो यहाँ से बात क्लियर होती है हमारे पास कि यहाँ जो ये केस आता है कि भाई आयनिक यौगिकों में ही क्यों घुलते हैं। तो आयनिक यौगिक आपके अनायनिक यौगिकों के अंदर किसी भी तरीके से नहीं घुलेंगे। अपना दूसरा टॉपिक आ जाता है ताप का प्रभाव, अपन उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर आप कर लीजिएगा, इनकी डेफिनेशन और एक बार वापस आप क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपन ताप के प्रभाव। ताप का प्रभाव जो है उसमें दो फैक्टर काम करते हैं। ताप के प्रभाव में दो फैक्टर कौन कौन से काम करते हैं, ताप के प्रभाव में दो फैक्टर ये काम करेंगे कि भाई दो तरीके से है, जो भी आपके पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी प्रक्रम है वो प्रक्रम बनते हैं, एक तो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, एक बनता है ऊष्मा शोषी प्रक्रम ना। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम और ऊष्माशोषी प्रक्रम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि अगर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंदर कंडीशन क्या होती है वो अपन देखते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हमेशा ये कहता है कि भाई जो भी आपके विलय पदार्थ आपके अंदर विलायक के अंदर आपने मिलाया, तो कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर उस अभिक्रिया की वजह से या उस घुलने की वजह से इसके अंदर से क्या हीट बाहर निकलेगी, तो भी कह सकते हैं आप ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। तो मैं ये कह सकता हूं A प्लस बी अगर हो रहा है, या A जो है वो B के साथ जब मिल रहा है तो ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, ऊष्मा अपने उस पार्ट से क्या हो रही है, बाहर हो रही है। मतलब हम समझे कि ऊष्मा की इसको नीड कम है। अगर बात करें कि हम इसे और इसका ताप और बढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसका ताप और बढ़ाएंगे, आप समझिएगा A प्लस बी करने पर जब तक ऊष्मा का निष्कासन नहीं होता तब तक आपके पास C नहीं बनेगा। आप समझिएगा, मतलब कि A प्लस बी तभी C बना पाएंगे जब ऊष्मा का निष्कासन होगा। तो अगर मैं ताप और दे दूं इन्हें, तो ताप और देने पर इनकी ऊष्मा और बढ़ेगी, और ऊष्मा और बढ़ेगी तब तक ये C नहीं बना पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंदर क्या कंडीशन रहेगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर आपके क्या होगा, पदार्थ जो या फिर उत्पाद जो होगा कम बनेगा, और ताप कम करने पर उत्पाद अधिक या फिर घुलनशीलता अधिक। हम यहाँ उत्पाद की बात कर रहे हैं, उत्पाद का मतलब सीधा सा विलयन कम, विलय कम घुलेगा और विलय अधिक घुलेगा। ये बात आती है किसके लिए, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। हम ऊष्माशोषी प्रक्रम की बात करते हैं। ऊष्माशोषी प्रक्रम की कंडीशन क्या है कि जब हम विलय इसके अंदर डालते हैं और हम इसके अंदर विलायक हमारा है, और जब हम बात करें ये विलायक है हमारा, अब केस समझिएगा, जब तक हम इसे बाहरी कोई ऊष्मा प्रदत्त नहीं करते, ठीक है, ये आपके क्या नहीं बनाएगा, A प्लस बी कुछ भी नहीं बनाएगा अगर A प्लस बी को क्या नहीं दिया जाए। तो मैं बात करूं A प्लस बी को जब आप ताप दोगे तभी वो क्या बनाएगा, C बनाएगा। ताप या फिर ऊष्मा देंगे तो भी तभी वो क्या बनाएगा, C बनाएगा। तो यहाँ से एक केस क्लियर हो जाता है कि भाई A प्लस बी को C बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। तो अगर मैं A प्लस बी
की ऊष्मा में अधिकता करता हूं तो अधिक से अधिक मेरे पास क्या बनेगा, C बनेगा। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए क्या कंडीशन रहेगी, अगर आपने क्या किया, ताप बढ़ाया तो क्या होगा, उत्पाद अधिक बनेगा, और अगर आप ताप कम करेंगे तो उत्पाद कम बनेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इस तरीके से चलेगा ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम के लिए। इस केस में ताप का प्रभाव इस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो यहाँ हमें क्लियर होता है कि भाई किसके अंदर, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम के अंदर हमारे को जो है वो हमें ऊष्मा नहीं बढ़ानी चाहिए, ताप नहीं बनाना चाहिए, अगर हमारे को क्या बनाना है, विलयन बनाना है। और ऊष्मा शोषी प्रक्रम के अंदर हमारे को ताप बढ़ाना चाहिए, अगर हमें क्या बनाना है, विलयन आपको बनाना है। तो अब केस समझिएगा आप, इसके अंदर मेन फैक्टर जो काम करता है, वो मेन फैक्टर क्या काम करता है कि भाई ताप किसे देना है या नहीं देना है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर, जालक ऊर्जा और हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है जल योजन ऊर्जा के अंदर। जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा पे किस तरीके से डिपेंडेंसी रखता है वो मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे कि अपन बात करें कि आप यूं समझे, डेल्टा एच अपन बात करें, जल योजन ऊर्जा को अपन मान लेते हैं ए, जालक ऊर्जा को अपन मान लेते हैं ए, और डेल्टा एच जल योजन ऊर्जा को अपन मान लेते हैं बी। तो कंडीशन क्या रहेगी, ये जो रहते हैं ये हमेशा माइनस में ली जाती है हाइड्रेशन एनर्जी, जो भी जल योजन ऊर्जा है, और ये हमेशा किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास डेल्टा एच सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, डेल्टा एच सॉल्यूशन का मान इस तरीके से रहता है। आप ध्यान में रखिएगा हमेशा जब अपन बात करें डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव आयन जितना पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव पार्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमेशा डेल्टा एच सॉल्यूशन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। जब डेल्टा एच प्लस में रहता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, जब भी आपका डेल्टा एच क्या रहे, प्लस में, डेल्टा एच प्लस ये आपका जो है, अगर जालक ऊर्जा इसके अंदर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ज्यादा होने का मतलब क्या, प्लस आयन, प्लस पोर्शन ज्यादा रहेगा, तो प्लस पोर्शन अगर ज्यादा रहेगा तो माइनस पोर्शन की वैल्यू कम रहेगी, तो ये आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, H प्लस ज्यादा बनाएगा। तो डेल्टा H प्लस जब भी ज्यादा बनाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसके अंदर इसको किसकी आवश्यकता है, ताप की आवश्यकता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम ये देखें डेल्टा H A माइनस क्या, ये तो प्लस में ही है, ठीक है, और प्लस डेल्टा H B, ये माइनस में है हमारे पास, और ये डेल्टा H सॉल्यूशन। अगर केस क्या है कि डेल्टा H A से ज्यादा है, या फिर जालक ऊर्जा से आपकी जल योजन ऊर्जा अगर क्या है, अधिक है, तो माइनस फैक्टर बढ़ जाता है। उसके बेसिस पे डेल्टा H सॉल्यूशन जो आ जाता है वो आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। और अगर डेल्टा H सॉल्यूशन अगर माइनस में आता है तो आप ये कह सकते हैं, ये प्रक्रम जो हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रम जो रहते हैं ये हमेशा स्वतः प्रक्रम होते हैं। ठीक है, और ये प्रक्रम हमेशा क्या रहते हैं, अस्वतः। ठीक है, जो स्वतः प्रक्रम होते हैं वो स्वतः हो जाते हैं, मतलब आपको ताप देने की आवश्यकता नहीं रहती। और अगर डेल्टा H सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब ये अस्वतः प्रक्रम है। अस्वतः प्रक्रम की वजह से इनको अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा ऊष्मा या एक्स्ट्रा ताप की आवश्यकता रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कब ताप आपको देना है, कब ताप नहीं देना है, ये भी आपका जो डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेंगे, जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा के बेसिस पे डिसाइड होगा। ये थोड़ा डीप नॉलेज है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर और आपके फैक्टर्स के अंदर इतना डिटेल में नहीं बताया गया, बट क्योंकि रीजंस पता करना तो रीजंस आपको इसी के थ्रू आपको मिलेंगे। दूसरी बात आती है, अपने पास कुछ एक्सेप्शनल, कुछ अलग टाइप के यौगिक भी होते हैं, जैसे कि एक ब्रूबर आपका लवण होता है, ब्रूबर लवण है, उसका फॉर्मूला रहेगा आपका ब्रूबर लवण का Na2SO4.10H2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और इसको जब आप गर्म करते हो तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आसानी के साथ इसके अंदर ताप आप बढ़ाते जाइए, ठीक है, विलयता आपकी क्या होती जाएगी, अधिक होती जाएगी। 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक विलयता आपकी क्या हो जाती है, बढ़ती।
किसी भी विलायक में इसको डालने पर। ठीक, अब जब अपन बात करें 34 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, ठीक है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अगर आप इसको कर देंगे, ताप बढ़ा देंगे, तो विलायता क्या हो जाती है, इसकी घट जाती है ना। अब इसका कारण, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ताप का कोई फिक्स फैक्टर नहीं रहता कि भाई 34 डिग्री इस ताप तक तो ये विलायता बढ़ेगी, इस ताप के बाद विलायता घटेगी, ऐसा केसेस कम रहते हैं। ठीक है, बड़ी गूगल लवर है, इसके अंदर ये केस रहता है। जब इसके अंदर फाइंड आउट किया गया इसका क्या कारण रह सकता है, क्या कारण है, तो इसका कारण क्या रहता है कि जो 34 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद Na2SO4.10H2O में से ये जो क्रिस्टलन का जल है, वो क्रिस्टलन का जल आपका क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है या खत्म हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ क्या होता है, ठोस विलय बचता है, और ठोस विलय बचने की वजह से इसकी विलयता फिर आगे से आगे क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो ये रहेगा आपका किसका, ताप का प्रभाव। लास्ट फैक्टर आता है किसका, दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव की बात करें, ध्यान रखिएगा, ठोस विलय की बात कर रहे हैं और ठोस मतलब अपन मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर। तो ठोस विलय की अगर अपन बात करेंगे तो उनके ऊपर हम दाब के प्रभाव की बात कर नहीं सकते, क्योंकि जब द्रव और ठोस, हमारे फैक्टर ही दो रह जाते हैं, एक तो द्रव पदार्थ रह जाता है, एक ठोस पदार्थ रह जाता है। भाई ठोस को आप मिक्स जो करेंगे वो किसके अंदर, द्रवीय विलायकों में करेंगे। ठीक है, तो द्रवीय विलायकों में आप ठोस विलय मिक्स कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, दाब का प्रभाव कम मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसका रीजन क्या रहेगा, क्योंकि वो दोनों लगभग असंपीड्य, ठोस तो असंपीड्य होता ही है। ठीक है, द्रव पदार्थ को भी संपीड्य नहीं किया जा सकता। प्रेशर संपीड्य करने का मतलब क्या, आप प्रेशर लगाओगे बट उनके उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना फर्क नहीं पड़ता। ये इफेक्ट करेगा, दाब का प्रभाव जो इफेक्ट करेगा, वो दाब का प्रभाव इफेक्ट कब करेगा, जब विलय आपका क्या हो, गैसियस हो। तो उस कंडीशन में दाब का प्रभाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही हमारे को आगे, इससे आगे जब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में हम उसके बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा विलयता के अंदर, विलयता के बारे में डिटेल में पढ़ा। विलयता के बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद उसके ऊपर जो कौन कौन से कारक है जिससे विलयता प्रभावित होती है, वो 3 कारक हमने डिटेल में पढ़े। आप जलयोजन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा को डिटेल में आप समझ लीजिएगा। उनके फैक्टर्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं ताप के प्रभाव को और विलय और विलायक की प्रकृति को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इससे अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट